नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था हमेशा प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर यानी कि गैर प्राथमिक व्यवसाय आधारित होती है। नगरीय अधिवास, नगरों में जो निवास करने वाले लोग हैं, है ना, वो कृषि पर, प्राथमिक व्यवसाय पर किसी भी हद तक नहीं जुड़े होते। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि कार्य है, पशुपालन है, खनन है ना, वन उत्पादन है, इससे जुड़े हुए नहीं रहते। वो द्वितीय व्यवसाय, उद्योग धंधे है, यातायात के साधन है और भी अन्य कार्य हैं, उनमें जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि गैर प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित होते हैं नगरीय अधिवास। यानी नगरीय अधिवास यानी नगरीय बस्ती की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि इनकम के स्रोत, जीवन यापन की व्यवस्था जो होती है, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय पर आधारित होती है। जबकि ग्रामीण अधिवास की अर्थव्यवस्था किस पर? कृषि क्षेत्र पर, प्राथमिक व्यवसाय पर आश्रित होती है, आधारित होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, नगरीय अधिवास की विशेषताएं। क्या विशेषता होती हैं किसी भी क्षेत्र के लिए? तो नगरीय अधिवास की जो विशेषताएं हैं, उसमें पहला पॉइंट है उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरीय जो बस्तियां होती हैं, नगरीय जो अधिवास होते हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। जहाँ जैसे मैंने आपको पहले अधिवास बताया था, अधिवास माने क्या होता है? बस्ती। तो एक कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को मिलकर के क्या बनता है? समाज। व्यक्तियों को मिलकर के क्या बनता है? समाज। और कई मकानों को मिलकर के क्या बनती है? बस्तियां। कई बस्तियों को मिलकर के बनता है गांव, और कई गांवों को मिलकर के बनता है नगर, है ना। और फिर कई नगर और शहरों को मिलकर के बनता है क्या? जिला। और कई जिलों को मिलकर के क्या बनता है? मंडल। इस तरीके से तो नगर में निवास करने वाले जो लोग होते हैं और जहां पर वो बस्तियां होती हैं, तो वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। 4-5 किलोमीटर के अंदर ही 50-60 हजार की जनसंख्या पाई जाती है, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। इसका बच्चों नगरीय अधिवास की विशेषताएं और ग्रामीण अधिवास की विशेषताओं में अंतर अक्सर पूछा जाता है। कोई 4 अंतर बताइए। तो उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ? नगरों में, नगरीय बस्तियों में प्राप्त होता है ना। और ग्रामीण बस्तियों में निम्न जनसंख्या घनत्व होता है। कई किलोमीटर तक बहुत कम जनसंख्या होती है, क्योंकि खेती वाली जमीन वगैरह सारी शामिल करी जाती है, बस्तियां भी शामिल की जाती हैं। किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से घनत्व मापा जाता है, जनसंख्या प्रति किलोमीटर के हिसाब से। इसलिए नगरों में उच्च जनसंख्या घनत्व होता है और गाँव में निम्न जनसंख्या घनत्व होता है। दूसरा है त्वरित गतिशीलता। त्वरित गतिशीलता होती है। कोई भी धंधा डाला जाता है या कोई भी दुकान डाली जाती है, सपोज करो किसी ने किराना की दुकान खोली, कोई स्टोर खोल दिया, तो वो तुरंत गतिशील हो जाएगा। उसमें धीरे 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 बिक्री होनी शुरू हो जाएगी और वो बढ़ता जाएगा। जबकि गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अगर कोई किराना स्टोर खुल गया तो उसको जमने में ही, पता लगने में ही पहले तो समय लगेगा कि कहाँ पर दुकान खुली हुई है और कौन सी चीज यहाँ पर ज्यादा बिक्री होगी, तो वो गतिशील होने में काफी समय लगेगा। और जबकि शहरों में तुरंत गतिशील हो जाता है, तुरंत ही वो कार्य तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है और उसका गति पकड़ लेता है, प्रोग्रेस करने में प्रोग्रेस हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा आता है पक्की सड़कें, पक्के मकान। शहरों में क्या होता है? पक्की सड़कें बनी होती हैं, पक्के मकान होते हैं। गांव में जबकि कच्ची सड़कें होती हैं, कच्चे मकान होते हैं, मकान काफी दूर दूर होते हैं। और जबकि शहरों में पक्की सड़कें होती हैं, पक्के मकान होते हैं, मकान सटे सटे भी होते हैं, और एक मकान में कई सदस्य भी निवास करते हैं, और कई मंजिल मकान भी होते हैं। ठीक है, फिर आता है रोजगार की उपलब्धता। फिर गांव में रोजगार की उपलब्धता प्राप्त नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होते। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद खेती बाड़ी का काम है वही कर सकते हैं, या स्वरोजगार में थोड़ा सा अपना कुटीर उद्योग वगैरह डाल सकते हैं, छोटा मोटा, और उसमें भी वो भी पूरी तरह से शहर के ऊपर आश्रित होते हैं। जबकि नगरों में
रोजगार की उपलब्धता हो जाती है। अगर कहीं पे किसी उद्योग धंधे में श्रमिक के रूप में कार्य मिल गया तो ठीक, और ट्रेनिंग प्राप्त की है किसी चीज में तो उसमें रोजगार उपलब्ध हो जाता है। वो नहीं मिले तो सीधे यातायात के साधनों में लग जाती है पब्लिक और उसमें उनको रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो नगर में निवास करने वाले बेरोजगार नहीं रह पाते। अब आता है पांचवा, यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन। शहरों में क्या है, खुद के निजी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, ये सब खुद के कोई ना कोई यातन के साधन होते हैं। चाहे साइकिल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे रिक्शा है, कुछ भी वो मिल जाते हैं। सार्वजनिक साधन टेम्पू वगैरह, बस वगैरह, मिनी बस वगैरह मिल जाती हैं। जबकि गांव में ऐसा नहीं है, कई घंटे तक यातायात के साधनों का इंतजार करना पड़ता है पब्लिक को, और तब कहीं जाकर के वो जो टेम्पू आता है वो भी कई घंटे में भर पाता है। काफी समय लग जाता है, कभी कभी दिन में तो 2 या 3 राउंड ही हो पाते हैं। तो इस तरीके से सार्वजनिक साधन कहाँ, नगरों में मिल जाते हैं आसानी से, शहरों में मिल जाते हैं, जबकि गांव में मिलना मुश्किल हो जाता है। अब आता है उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा। उच्च शिक्षा का अभाव गांव में होता है, शहरों में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह मिल जाती हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह मिल जाते हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है बच्चा। और कोई मरीज हो जाता है तो गांव में प्राथमिक चिकित्सा ही हो पाती है शुरुआती, लेकिन गहन चिकित्सा, उसका ब्लड का टेस्टिंग वगैरह है, उससे उसकी बीमारी का पता लगाया जाता है। वो शहरों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाती है, गाँव में नहीं हो पाती। अब आता है 7वां पॉइंट, 50% जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होना। तो जो शहरों में, जैसे कहीं किसी शहर में 5 लाख जनसंख्या निवास करती है, तो आप ये मान के चलो कि वहां की 2.5 लाख जनसंख्या क्या गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है। गैर प्राथमिक यानी कृषि वगैरह से नहीं जुड़ी हुई होती, वो उद्योग धंधों में जुटी रहती है, सेवा साधनों में जुटी रहती है, ऐसे उस व्यवसाय में संलग्न रहती है, गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। जबकि गांव में कोई उद्योग धंधे मिलते ही नहीं है, तो गैर प्राथमिक व्यवसाय में मुश्किल से गांव में 2 या 3% लोग जुड़े होते हैं, बाकी के सब प्राथमिक व्यवसाय में, कृषि, खेती वगैरह में, इसी में वन उत्पाद वगैरह में ही लगे होते हैं। फिर जटिल श्रम विभाजन। शहरों में क्या होता है, इतनी विशेषताओं के बावजूद भी उसमें कमियां है, जटिल श्रम विभाजन होता है। जो ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको तुरंत ही मजदूरी मिल जाती है ना, और कठिन से कठिन श्रम मिलता है। मान लो कोई मकान बना रहा है, उसको 10वीं मंजिल पे काम करना पड़ेगा मजदूर को। गांव में ऐसा नहीं है, गांव में 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल ज्यादा से ज्यादा, किंतु शहरों में कई मंजिल ऊंचे मकान बनते हैं, तो वो बहुत कठिन श्रम होता है। और बहुत सी ऐसे भी कठोर कार्य होते हैं जो श्रमिकों को करने पड़ते हैं। माल का ढोना, लदान करना, उतारना करना, ये सारा उसमें आ जाता है जटिल में। अब आता है 9वां पॉइंट है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। गांव में तो किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी होती है, तुरंत ही सारे शामिल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं सारे के सारे, कि सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, बराबर से हिस्सा लेते हैं। जबकि शहरों में ऐसा नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, फुर्सत मिलती नहीं है, रोजगार अपने में लगे रहते हैं और उसका अभाव आ जाता है। बहुत बड़े बड़े जो महानगर हैं, उनमें तो पड़ोसी को भी पड़ोसी का नाम नहीं पता होता, तो सामाजिक अभाव रहता है, सामाजिक एकता नहीं रहती शहरों में, जबकि गांव में ऐसा रहता है। फिर आता है तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर। और गांव में तो जो थोड़ा अमीर है और गरीब है, तो वो सब एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं शो करते। लेकिन शहरों में तो सीधा साधा, अधिक कमा रहा है, अधिक पैसा है, अधिक रुपया है, अधिक आमदनी है, तो उसका अंतर तुरंत आ जाएगा। तो गरीबी और अमीरी का तुरंत अंतर दिखाई देता है। गांव में तो भी जात पात होती है, थोड़ी बहुत जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से चलते हैं, हालांकि अब तो कम होता जा रहा है, परंतु शहरों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। जाति धर्म का कोई वो नहीं होता, और जो सामाजिक जो अंतर होता है वो साफ दिखाई देता है। आर्थिक अंतर भी में शहरों में साफ दिखाई देता है। बच्चों,
नगरीय अधिवास का बता दिया। नगरीय अधिवासों का क्या आधार है? वो है गैर प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम व्यवसाय ही नगरीय बस्तियों के आधार है। फिर विशेषताएं बता दी। उच्च जनसंख्या घनत्व, त्वरित गतिशीलता, पक्की सड़कें, पक्के मकान, रोजगार की उपलब्धता, यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन, उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा और 50% जनसंख्या का गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होना, जटिल श्रम विभाजन और सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर। अब आता है नगरीय अधिवास का वर्गीकरण। अब नगरीय अधिवास का वर्गीकरण किस आधार पे करते हैं? कि वो छोटा नगर है, कि वो शहर है, कि वो जिला है, कि वो मंडल है। तो उसका सबसे पहला क्या है? जनसंख्या आधार। जिस नगर में जनसंख्या अधिक होगी उनको ही उसी के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। वहाँ कैसी जनसंख्या है? गरीब जनसंख्या है, अमीर जनसंख्या, कृषि आधारित अधिक है, गैर प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित है। वो जनसंख्या को आधार मानकर ही नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। व्यवसायिक संरचना, व्यवसाय कौन सा है? कि मान लो कोई फैक्ट्री ऐसी उस जगह में, उस नगर में लगी हुई है जहाँ 1 लाख से ऊपर श्रमिक लगा हुआ है। ऐसी 3-4 फैक्ट्रियां लग गई। जैसे समुद्र तट के किनारे पर जो बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं, टोक्यो वगैरह, ये समुद्र तट के किनारे पर ही हैं। तो इन्होंने नई तकनीक का विकास करते हुए वहां पे व्यवसाय कर लिए। और जो समुद्र तट के किनारे कौन बसना चाहेगा? कभी सुनामी आया, कभी लहरें आ जाए तो सब कुछ बह सकता है। किंतु उन्होंने अपनी सारी व्यवसायिक संरचना अच्छी करके वहां पे व्यवसाय स्थापित कर लिए। तो वहां जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, व्यवसाय भी मिल गया, रोजगार भी मिल गया। जनसंख्या बढ़ी, व्यवसाय बढ़ा, व्यवसाय बढ़ा, रोजगार मिला, रोजगार मिला। तो आर्थिक आधार जो है उनका, अर्थव्यवस्था उनकी अच्छी बनी, है ना। और जब जनसंख्या अधिक हो गई तो वहां प्रशासन का भी हो गया कि भाई अपराध रोकने के लिए प्रशासन तो जरूरी है। हर अधिकारी, हर विभाग का अधिकारी वहां मौजूद होगा, तभी तो वो जिला बन पाएगा, तभी तो वो नगर अच्छा विकसित हो पाएगा। जैसे पुलिस से संबंधित व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित बड़े बड़े अधिकारी हैं और उद्योग धंधों से संबंधित है, PWD के हैं, और ये सारे जो हैं सरकारी डिपार्टमेंट, वो सारे वहां पर आ जाते हैं। तभी वो नगरीय अधिवास सक्सेस होता है। और फिर आवश्यक दशाएं भी देखी जाती हैं। नेचुरली शहरों में जब प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है। देखें वहां पे जल सुविधाएं है, पेयजल सुविधा है, हॉस्पिटल पास में है और स्कूल पास में है, पक्की सड़क बनी हुई है, यातायात के साधन भी है, पास में से टेम्पू जा रहा है। वो सारा देख करके बस्तियां वहां पर बस जाती हैं। लोगों को देख करके पब्लिक को देख करके पब्लिक बढ़ती है, व्यवसाय को देख करके व्यवसाय बढ़ जाता है, उससे जुड़े हुए छोटे मोटे लघु उद्योग और बृहत उद्योग लग जाते हैं। फिर वहां पे उनसे संबंधित, व्यवसाय से संबंधित प्रशासन भी आ जाता है और प्रशासन के साथ में आवश्यक भौगोलिक दशाएं, आवश्यक दशाएं भी वहां पर उपलब्ध हो जाती हैं। अब आता है डी पॉइंट, नगरीय अधिवास के प्रकार। अब बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे पॉइंट्स इसमें काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला है नगर, पहला है अधिवास के प्रकार में पहला आता है नगर। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, नगर कहते हैं। जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या, उसको क्या कहेंगे? नगर। और उसकी भी 50% जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है। यानी नगर में मान लो 5 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं तो 2.5 लाख व्यक्ति, इस 50% हो गई जनसंख्या 5 लाख की, 50% वो गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है। दूसरा आता है महानगर। इसमें 10 लाख से अधिक। महानगर किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, सबनगर किसे कहते हैं, बृहत नगर किसे कहते हैं, ये ज्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें अगर आप लिख दोगे नगर किसे कहते हैं, इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है और उसकी भी 50% जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में लगी रहती है। ठीक है। तो दूसरा आया महानगर किसे कहते हैं, इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये केंद्र होते हैं वो महानगर
होते हैं। सन नगर 1915 में पैट्रिक गिर्डीज ने ये नाम दिया था सन नगर का। ये विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं। ये अलग अलग नगरों शहरों के आवासों से मिलकर विशाल एवं विस्तृत नगरों में बदल जाते हैं। सन नगर क्या होते हैं? बड़े बड़े नगर होते हैं, लेकिन आसपास के नगरों के जो आवास हैं इनसे सटे हुए होते हैं, तो मिलकर के वो सन नगर बन जाते हैं। जैसे गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, पहले पुरानी दिल्ली थी, बहुत छोटी थी, आसपास के गांव जो इससे सटे हुए थे वहां पर ये इस दिल्ली में मिल गए, वहां पर जाकर के छोटी छोटी इकाइयां उद्योग धंधों की बन गई, वो दिल्ली से जुड़ा हो गया। फिर ऐसे ही गुड़गांव के आसपास के जितने भी गांव थे खुल गए और वहां जाकर के वो गुड़गांव एक बहुत बड़े महानगर के रूप में विकसित हो गया। ऐसे ही नोएडा पूरा एग्रीकल्चर एरिया पर बसा हुआ है, लेकिन दिल्ली के टच में होने के कारण और ये एक महानगर में तब्दील हो गया। लोग, दिल्ली बहुत सघन बसी हुई क्षेत्र है, तो लोग बाहर रहना अधिक पसंद करने लगे, गुड़गांव नोएडा में जाने लगे, तो फिर वो महानगर के रूप में तब्दील हो गया, वो सन नगर बन गया। यानी और स्टेट के छोटे छोटे गांव मिलकर के एक नया शहर, नया सन नगर बन गया। ठीक है, अब आता है बृहत नगर। बृहत नगर, इसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, 50 लाख से अधिक, और इसे मेगालोपोलिस भी कहते हैं। बृहत नगर को क्या और कहते हैं? मेगालोपोलिस भी कहते हैं, और भी क्या कहते हैं इसको? विश्व नगरी भी कहते हैं। बृहत नगर को विश्व नगरी भी कहते हैं। विश्व नगरी किसे कहते हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हो। मेगापोलिस किसे कहते हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हो। बृहत नगर किसे कहते हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हो। ठीक है, इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं। ये नगर अत्यंत बड़े नगर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे टोक्यो, पेरिस, मॉस्को, लंदन, बीजिंग, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई आदि। यहाँ पर बंदरगाह वगैरह भी हैं, और ये दिल्ली राजधानी है, ऐसे ही इनका भी हिसाब है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, 50 लाख, कई करोड़ जनसंख्या निवास कर जाती है, वो बृहत नगर में आते हैं। बच्चों, 4 प्रकार है नगर के अधिवास के, नगरीय अधिवास के। एक तो नगर, दूसरा महानगर, तीसरा सन नगर, चौथा बृहत नगर। तो इस तरीके से बच्चों इसमें मैंने मेन पॉइंट्स ज्यादातर लिखे हैं, उनका डिटेल मैंने समझा दिया है। मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करना, तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आती है नगरीय अधिवास की समस्या।